नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट देकर खेला बड़ा दांव। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी बात यह है कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है, क्योंकि रविंद्र जडेजा की बहन नैना भी राजनीति में काफी सक्रिय हैं, लेकिन वो कांग्रेस से जुड़ी हैं। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नैना इसी सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। तो मुकाबला बहन और भाभी के बीच होगा। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा 2019 के आम चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई थी। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी बहन नैना ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। वहीं आपको बता दें कि जामनगर में जडेजा की बहन नैना की अच्छी साख है। वह जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। भाजपा की पहली सूची में 14 महिलाओं को टिकट मिला है। 69 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। बता दें, राज्य के 2017 विधानसभा चुनाव के कड़े मुकाबले में भाजपा ने 99 और उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। कांग्रेस के कई विधायकों के दल बदलने के कारण विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 111 हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी देंगी अपने पिता को नया जीवन, किडनी करेंगी डोनेट। कहते हैं बेटियां अपने पिता के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती हैं। अपने पिता के लिए जान भी देनी पड़े तो देने को तैयार हो जाती हैं। उसी का उदाहरण है लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी। अस्वस्थ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी ने ही किडनी देने का फैसला किया है। रोहिणी अपने परिवार के साथ सिंगापुर रहती हैं। 1.5 दर्जन से अधिक बीमारियों से लड़ रहे लालू का सिंगापुर में ही किडनी ट्रांसप्लांट होना है। डॉक्टरों ने स्वीकृति दे दी है, तैयारियां भी कर ली गई हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव बेटी से किडनी लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ऐसे में रोहिणी ने उन्हें इसके लिए तैयार भी किया, क्योंकि परिवार के सदस्यों की किडनी लेने पर सफलता की दर ज्यादा रहती है। किडनी अस्पताल के रूप में विख्यात सेंटर फॉर किडनी डिसीज से लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। मैनपुरी से मुलायम सिंह की खाली हुई सीट पर उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव लड़ेंगी चुनाव। समाजवादी पार्टी ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली मैनपुरी सीट से पूर्व सांसद डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है। डिंपल यादव 2019 में कन्नौज लोकसभा चुनाव में हार गई थी, जबकि इससे पहले वह यहीं से 2012 में निर्विरोध सांसद थी। बता दें, मैनपुरी को नेताजी मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के कारण बीते 9 लोकसभा चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराता रहा है। इस बार उपचुनाव में उनका गढ़ बचाने की जिम्मेदारी बड़ी बहू डिंपल यादव के कंधों पर है। वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो ये उपचुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जारी किया गाइडलाइन, रोज टीवी चैनल को दिखाना होगा राष्ट्र से जुड़ा कंटेंट। सूचना और प्रसारण मंत्री टीवी चैनल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब टीवी चैनल्स को हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय हित से जुड़े कार्यक्रम दिखाना जरूरी होगा। हालांकि स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और विदेशी चैनल्स को इस मामले में छूट दी गई है। मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में सर्कुलर जारी करेगी। गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय हित की थीम में शिक्षा और साक्षरता, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल होंगे। ये फैसला काफी अहम है, क्योंकि जब
हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र बनता है वहां के समाज से और समाज बनता है वहां के लोगों से। और जब हम लोगों की बात करते हैं तो वहां के लोगों का सरोकार कैसे हो, ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। और सरोकार तभी होगा जब जनता जागरूक होगी। जागरूकता फैलाने का काम होता है टीवी चैनल्स का। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित के कंटेंट के प्रसारण को लेकर समय समय पर चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी कर सकती है। टीवी चैनल्स के लिए इसका पालन करना जरूरी होगा। यूरिया में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी का बड़ा कदम, एक और प्लांट का करेंगे उद्घाटन। भारत में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को तेलंगाना के रामागुंडम में उर्वरक प्लांट का उद्घाटन करेंगे। खास बात यह है कि इस परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी ने ही 7 अगस्त 2016 को रखी थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्लांट को चालू होने से भारत को यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मजबूती मिलेगी। वहीं किसानों को भी खाद की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंद पड़े उर्वरक प्लांटों के पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश भर में उर्वरक प्लांटों को दोबारा से चालू कर यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को हासिल किया जा सके। इससे पहले साल 2021 में प्रधानमंत्री ने गोरखपुर उर्वरक प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया था, जिसकी आधारशिला भी उनके द्वारा 22 जुलाई 2016 को रखी गई थी। ये प्लांट 30 वर्षों से भी अधिक समय से बंद पड़ा हुआ था। इस प्लांट को फिर से चालू करने के लिए केंद्र सरकार को 8,600 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। भूकंप से एक बार फिर कांपा नेपाल, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। नेपाल में एक दिन बाद फिर भूकंप के झटके लगे हैं। पश्चिमी नेपाल में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 मापी गई है। एक दिन पहले आए 6.6 तीव्रता के जोरदार झटकों से कई इमारतें ध्वस्त हो गई थी। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार गुरुवार सुबह 5:13 पर भूकंप आया। इसका केंद्र काठमांडू से 750 किलोमीटर दूर बाजुरा जिले के काडा क्षेत्र में था। नेपाल भूकंप की घटनाओं में नया नहीं है, क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप एक्टिव इलाकों में से है। 2015 के नेपाल भूकंप ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जब 7.8 मैग्नीट्यूड के जोरदार भूकंप ने नेपाल में दस्तक दी थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का नाम अब होगा बैल कुल्लू नॉरिश। रेलवे ने उत्तर प्रदेश की दैनिक इस्तेमाल के उत्पाद बनाने वाली बरेली की कंपनी बीएल एग्रो को प्लेटफॉर्म का नाम बदलने का अधिकार दिया है। इसके तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ प्लेटफॉर्म का नाम कंपनी के तेल ब्रांड बैल कुल्लू और नॉरिश पर रखा जाएगा। रेलवे ने बताया कि हाइब्रिड मीडिया को न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत एनडीएलएस प्लेटफॉर्म के नामकरण के अधिकार का ठेका दिया गया है। इस कड़ी में हाइब्रिड मीडिया ने बीएल एग्रो के साथ और करार किया है। इस समझौते के साथ बीएल एग्रो पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 के नामकरण का अधिकार दिया गया है। इस समझौते के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14 और 15 को नॉरिश प्लेटफॉर्म 14 और 15 के रूप में ब्रांडेड किया जाएगा और स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ के प्लेटफॉर्म 16 को बैल कुल्लू प्लेटफॉर्म 16 के नाम से जाना जाएगा। मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर से शादी का किया ऐलान। बॉलीवुड की सुपरफिट एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी अदाओं से फैंस के दिलों पर राज करती हैं। मलाइका अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपनी लव लाइफ को लेकर भी खबरों में रहती हैं। मलाइका अरोड़ा काफी समय से अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में हैं और मलाइका अरोड़ा के एक
पोस्ट से ये कयास लगाया जा रहा है कि अब अभिनेत्री ने शादी का ऐलान कर दिया है। दरअसल मलाइका ने एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो में मलाइका मुस्कुराते हुए साइड पोज दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कैप्शन से कई सवाल फैंस के मन में छोड़ दिए हैं। मलाइका ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, मैंने हाँ कर दी। अब इस कैप्शन के बाद कुछ फैंस का कहना है कि उन्होंने अर्जुन से गुपचुप सगाई कर ली है, तो वहीं कुछ का कहना है कि शादी के लिए हाँ कर दी है। मलाइका के इस पोस्ट पर कई सेलेब्स ने भी उन्हें बधाइयां दी हैं। गौरतलब है कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा बीते लंबे वक्त से रिलेशनशिप में हैं। शुरुआती वक्त में दोनों ने इसे सभी से छिपा कर रखा था और इस बारे में कुछ भी कहने से बचते थे। वहीं कुछ वक्त बाद सोशल मीडिया पर इनके फोटोज, वीडियोस सामने आने लगे और कपल भी एक दूसरे के पोस्ट पर रिएक्ट करने लगे। ऐसे में धीरे धीरे कुछ वक्त के बाद इस बारे में कपल खुलकर बात करने लगे। बता दें, फैंस को इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का हो गया तलाक। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच तलाक हो चुका है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के एक बेहद करीबी शख्स ने इनसाइड स्पोर्ट के नाम की वेबसाइट को ये बात बताई है। शोएब मलिक के करीबी के अनुसार सानिया मिर्जा और उनके शौहर काफी समय से अलग रह रहे थे, लेकिन अब औपचारिक रूप से दोनों ने तलाक ले लिया है। जिस शख्स ने ये खुलासा किया है वो पाकिस्तान में शोएब मलिक की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। भारतीय बल्लेबाज सूर्या की ब्रांड वैल्यू 200% बढ़ी, रोजाना की फीस 70 लाख रुपए की। T20 वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी कर रहे भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की ब्रांड वैल्यू में 3 गुना इजाफा हुआ है। 360 डिग्री शॉट खेलने वाले सूर्या को करीब 10 ब्रांड अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बेवरेजेस, मोबाइल एक्सेसरीज, मीडिया, स्पोर्ट्स अप्रेजल, कैजुअल अप्रेजल, एजुकेशन सर्विस कैटेगरी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्या 2021 में हर दिन के करीब 20 लाख रुपए लेते थे, लेकिन परफॉर्मेंस चमकने के साथ अब उन्होंने एंडोर्समेंट फीस को बढ़ाकर 65 से 70 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक नए खिलाड़ी प्रतिदिन 25 लाख से 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जबकि अधिक सफल युवा क्रिकेटर 50 लाख से 1 करोड़ कमाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज।